एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कवि, कविता और काव्य संग्रह पर आधारित तथ्यों और प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में बदलते हुए पैटर्न में अब इन तीनों से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। कई बार परीक्षाओं में कवि केंद्रित सवाल रहते हैं, फिर कविता केंद्रित पंक्ति दे दी जाती है, फिर पूछ लिया जाता है कि किस कवि की पंक्ति है। अब बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा रहा है कि फलां कविता किस काव्य संग्रह में है। इसको पढ़ने के लिए आपको आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक की कविताओं के लिए काव्य संग्रह की उतना जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आधुनिक काल की कुछ ऐसी कविताएं हैं जो कि काव्य संग्रह के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी आधुनिक काल की कविताएं लगी हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है, ताकि आप कम समय में ये जान पाएं कि कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में लगी हुई है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप पूरी तन्मयता और आत्मीयता के साथ इस पूरे लेक्चर को देखेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आपको इस लेक्चर में क्या नया मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं लेक्चर के ऊपर। आप देख रहे हैं कि पहले कवि के तौर पर हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लिया है, जिसमें कि आपके पाठ्यक्रम में जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बाधो न नाव इस ठाव बंधु आदि कविताएं दी गई हैं। तो प्रायः इन्हीं से संबंधित परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जूही की कली के ऊपर। जूही की कली, जिसका प्रकाशन सन 1916 ईस्वी में हुआ था। सरस्वती पत्रिका से इस कविता को वापस कर दिया गया था। वापस करने वाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पूरे इतिहास घटना को आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अश्लीलता का आरोप लगाते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली नामक कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था और ये कविता वापस आ गई। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि वापस आई तो ये कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। आमतौर पर ये वाला पक्ष गौण हो जाता है कि इसका प्रकाशन मतवाला में हुआ था और मतवाला के 18वें अंक में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि थोड़ा सा कम परीक्षार्थियों द्वारा ध्यान दिया जाता है। लेकिन बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि अब पूछ लिया जाए कि जूही की कली किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आप ध्यान में रखिए कि सरस्वती पत्रिका से तो इसको वापस कर दिया गया था, लेकिन मतवाला में इसका प्रकाशन हुआ था। अब बात करते हैं काव्य संग्रह के ऊपर। जूही की कली सन 1923 ईस्वी में अनामिका में संग्रहित की गई थी और ये अनामिका का प्रथम संस्करण है। ठीक है, और फिर 1929 ईस्वी में परिमल नामक काव्य संग्रह में इसको पुनः संकलित किया गया। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर विकल्प में इन दोनों का नाम रहता है, दोनों काव्य संग्रहों का, तो फिर कौन सा सही होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई एक्सपर्ट सचेत होकर पेपर बनाएगा तो दोनों का नाम नहीं देगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं देता है तो दोनों का नाम रखने के बाद भी आप किसी का भी आंसर लगाएंगे वो सही माना जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम सही तथ्यों तक पहुंचे। तो जूही की कली अनामिका और परिमल दोनों में संकलित की गई थी। अनामिका के प्रथम संस्करण में इसका संकलन किया गया था और परिमल, जो कि अलग काव्य संग्रह है, उसमें भी इसको संकलित किया गया। तो जूही की कली से संबंधित कुछ फैक्ट थे, उनको ध्यान में रखिए। दूसरी कविता के बारे में बात करें तो है जागो फिर एक बार, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था और ये परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई। परिमल में संकलित कविताओं को सरस कविताओं का संग्रह कहा जाता है। हो सकता है कि परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह को सरस कविताओं का संग्रह कहा जाता है। पढ़ते समय आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो हमने यहाँ प्रकाशन वर्ष दिया है वो सब कविताओं को ध्यान में रखकर दिया है। ठीक है, जबकि कई बार सवाल काव्य संग्रह से भी पूछ लिया जाता है कि इनका प्रकाशन कब हुआ था। तो हमने दोनों प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी तो चल ही रही है, रिवीजन के तौर पर आप अपने माइंड में इसको नोट करते जाइए कि कौन काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना। तो कविता का यहाँ पर जो भी प्रकाशन वर्ष दिया गया है उसको ध्यान में रखिए, बाकी अपने माइंड में इनके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखिए जो काव्य संग्रह दिए गए। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। जागो फिर एक बार 1929 में सरस कविताओं का संग्रह परिमल में संकलित किया गया और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया परिमल 1930 में इस काव्य संग्रह निकला हुआ था। अब तीसरी कविता जो है बहुत ही फेमस कविता है सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन सन 1935 में हुआ था। अनामिका में इसको संकलित किया गया। ये अनामिका
दूसरा संस्करण है जो कि सन 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अनामिका प्रथम संस्करण 1923 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में आया था। तो सरोज स्मृति द्वितीय संस्करण में संकलित की गई है। हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सरोज स्मृति अनामिका के किस संस्करण में संकलित की गई है, तो दूसरा ध्यान में रखना है। सरोज स्मृति की तरह ही राम की शक्ति पूजा भी अनामिका में ही संकलित है और ये भी दूसरे संस्करण में, ठीक है ना। तो सरोज स्मृति पर हम बात कंप्लीट कर लेते हैं। सन 1935 में प्रकाशित हुई और अनामिका काव्य संग्रह में संकलित हुई दूसरे संस्करण के दौरान। इसे शोक गीत कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज थी और उसी की याद में उन्होंने एक लंबी कविता लिखी जिसको कि बाद में सरोज स्मृति के नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य में पहली बार किसी पिता ने अपनी पुत्री के ऊपर कविता लिखी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आगे बात करें, चौथी कविता है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई थी और ये कृतिवास रामायण पर आधारित है। इसमें कुल 312 पंक्तियां हैं। ये भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। कृतिवास रामायण इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बांग्ला में लिखी कृतिवास रामायण को आधार बनाया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा का। तो आपको वाल्मीकि, तुलसीदास के रामचरितमानस इन सबको नहीं ध्यान में रखना है, बल्कि कृतिवास रामायण को ध्यान में रखना है जो कि बांग्ला में लिखा गया था। पांचवी कविता है कुकुरमुत्ता, जिसका प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में हुआ और काव्य संग्रह का नाम है कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता को आपको बहुत ध्यान में नहीं रखना है, काव्य संग्रह उसी में है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रख सकते हैं कि 1941 में प्रकाशित हुई। अगर काव्य संग्रह की चर्चा करें कुकुरमुत्ता के, तो ये 1943 में निकला हुआ था। तो ये जो अंतर है काव्य संग्रह को लेकर और कविताओं के प्रकाशन वर्ष को, आप बिल्कुल इसको क्लियर करके रखिए। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे कि जब भी क्रम पूछा जाता है रचनाओं का, तो वो काव्य संग्रह के प्रकाशन वर्ष को ही ध्यान में रखा जाता है। तो आपके दिमाग में अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और अर्चना के प्रकाशन वर्ष आगे होंगे। रिवीजन करते समय भी इसको ध्यान में रखिए। और छठी कविता इसमें बाधो न नाव इस ठाव बंधु, जिसका प्रकाशन 1950 में हुआ और अर्चना नामक काव्य संग्रह में। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग नाम दिया गया अर्चना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जितनी भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है वो क्रमशः अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और अर्चना नामक काव्य संग्रहों में संकलित की गई हैं और उन कविताओं का नाम आप दिमाग में रख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले कवि के ऊपर, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें कि प्रथम रश्मि, परिवर्तन, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो प्रथम रश्मि जिसका प्रकाशन सन 1919 ईस्वी में हुआ और वीणा नामक काव्य संग्रह में इसको संकलित किया गया है, ठीक है। दूसरी कविता है परिवर्तन, जो कि सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई और पल्लव नामक काव्य संग्रह में इसको रखा गया है। पल्लव जिसको कि छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो इस चीज को आप पहले भी जानते रहेंगे और अब भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आप रिवीजन करते जाइए। जैसे कोई चीज आप देखिए तो गूगल की तरह आपके दिमाग में उससे जुड़ी हुई जानकारी आ जानी चाहिए। तो प्रथम रश्मि 1919 में प्रकाशित हुई, वीणा संग्रह में संकलित की गई है। दूसरी कविता परिवर्तन, जो कि बहुत ही फेमस कविता रही है, 1924 में प्रकाशित हुई, पल्लव में इसको संकलित किया गया है। तीसरी कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जिसका प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ और ये युगांत नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई है। और कहा जाता है कि युगांत जो है छायावाद की समाप्ति के बारे में बताती है। ये जो है युगांत, ठीक है। तो यहीं से समाप्ति की घोषणा की जाती है युगांत द्वारा। तो ये स्टोरी नुमा कुछ चीजें हैं जिनको आप अपने दिमाग में रखिए, तो आपको ज्यादा याद करने पर जोर नहीं देना पड़ेगा। तो सुमित्रा नंदन पंत के इन तीनों कविताओं, काव्य संग्रहों और उनके प्रकाशन वर्षों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले कवि के ऊपर। कवि नहीं बल्कि यहाँ पर कवित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की 4-5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पहली कविता का नाम है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। तीसरी कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे। और चौथी कविता है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा को पढ़ते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, कई बार सीधे सीधे
इन कविताओं को पंक्ति के रूप में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्तियां या फिर किसकी कविता। तो अब इनको आप ध्यान में रख लीजिए चारों कविताओं को। अब हम बात करते हैं पहली कविता यानी कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था और ये नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। माधवी वर्मा की यही तीन चार नीरजा, निहार, सांदीगीत, दीपशिखा और बाद में चलकर इनका यामा में एक जगह कलेक्शन हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोग जान रहे होंगे, मैं भी पहले बता चुका हूँ, रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में और बैठ रहा होगा। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ नीरजा में संकलित की गई है, 1934 में प्रकाशित हुई। मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, कविता है जो कि परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती रही है। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रकाशन वर्ष सन 1936 में हुआ। सांद गीत काव्य संग्रह में मैं नीर भरी दुख की बदली कविता शामिल है। तीसरी कविता है फिर विकल है प्राण मेरे, जो कि 1936 में ही प्रकाशित हुई और सांद गीत काव्य संग्रह में इसको संकलित किया गया है। चौथी कविता है यह मंदिर का दीप, यह मंदिर का दीप, ध्यान में रखिए द्वीप नहीं है बल्कि दीप है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, सन 1942 में इसका प्रकाशन हुआ दीप शिखा नामक काव्य संग्रह में। तो यहाँ से आप जोड़कर इसको देख सकते हैं कि दीप शब्द लगा हुआ है और दीप शिखा काव्य संग्रह में ये संकलित है, तो फिर आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। तो इन चारों कविताओं, काव्य संग्रहों और उनके प्रकाशन वर्षों को आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले कवि के ऊपर जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन की कुछ कविताएं लगी हुई आपके पाठ्यक्रम में, जैसे जिसमें कि कालिदास, बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, ये 6 कविताएं आपके सिलेबस में हैं। कालिदास, जो कि इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में कुछ कोई तथ्य नहीं मिला है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा जाएगा, कम चांस है, लेकिन काव्य संग्रह जरूर आपसे पूछा जा सकता है। और इसका संकलन किया गया है सतरंगे पंखों वाली, कालिदास सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में। इसके बाद फेमस कविता बादल को घिरते देखा है, जिसका प्रकाशन सन 1938 में हुआ था युगधारा नामक काव्य संग्रह में। युगधारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका काव्य संग्रह है, तो यहाँ पर नागार्जुन आपको ध्यान में आना चाहिए। तीसरी कविता है मनुष्य हूँ, युगधारा में ही ये भी संकलित है। अकाल और उसके बाद, जिसका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में। तो बादल को घिरते देखा फेमस कविता है, उसको ध्यान में रखना है। कालिदास भी फेमस कविता है। अकाल और उसके बाद बहुत ही फेमस कविता है, ऐसा माना जाता है कि ये 4-4 के बंद में 2 बंधों में बटी हुई है, कुल 8 लाइन की एक कविता है, लेकिन बहुत ही मार्मिक कविता है। इसलिए अकाल और उसके बाद को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कब प्रकाशित हुई, 1952 में हुई, सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। अगली कविता है खुरदरे पैर, जिसका प्रकाशन सन 1961 में हुआ सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में ये भी संकलित है। शासन की बंदूक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1966 है, ठीक है, लेकिन इसके काव्य संग्रह का नहीं पता चला, तो आप प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखिए। बाकी जिनके जिनके भी काव्य संग्रह मालूम है, कालिदास, बादल को घिरते देखा, मनुष्य हूँ, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, तो इनके प्रकाश काव्य संग्रहों को आप अपने ध्यान में जरूर रखिए। खासतौर से आप देख रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कुल 2 ही काव्य संग्रह हैं जिनमें कविताएं संकलित हैं, तो इसलिए आप विकल्प में देखेंगे तो इनको जरूर आप अलग अलग कर लीजिए कि कौन कविता किस में है। जिसमें कि सतरंगे पंखों वाली में 3 कविताएं लगी हुई हैं और युगधारा में 2 कविताएं। बादल को घिरते देखा युगधारा और अकाल और उसके बाद हो गए सतरंगे पंखों वाली, तो इन दोनों को तो बिल्कुल आप अलग अलग ध्यान में रखिए। अगले कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय की भी 4-5 कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें कि हरी घास पर क्षणभर, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, असाध्य वीणा और कितनी नावों में कितनी बार, ये 5 कविताएं लगी हुई हैं। क्रमशः हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। हरी घास पर क्षणभर, जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। विशेष में मैंने यहाँ पर लिखा है कि 14 अक्टूबर 1949 ईस्वी में इलाहाबाद में ये उन्होंने कविता लिखी थी, हरी घास पर क्षणभर, और काव्य संग्रह का नाम है हरी घास पर क्षणभर, उसी नाम से है और संकलित भी है उसी में। दूसरी फेमस कविता है कलगी बाजरे की, जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ
और ये कलकत्ता में जब अज्ञे थे तब इन्होंने लिखा कलगी बाजरे की 10 नवंबर 1949 को। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर यानी कि दोनों महीनों में लगातार इन्होंने दो कविताएं लिखी और दोनों फेमस कविताएं और हरी घास पर क्षण भर में संकलित की गई। ठीक है, एक कविता और बहुत फेमस है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन यहाँ पर, नदी के द्वीप। ठीक है, वो भी इसी संकलन में है और 1949 में वो भी लिखी गई थी और वो दिसंबर में लिखी गई थी। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि तीनों महीनों में लगातार गे ने कविताएं लिखी और तीनों बहुत ही फेमस फेमस कविताएं रही हैं। लेकिन जो पाठ्यक्रम में उसी पर हम ध्यान देते हैं। कलगी बाजरे की कलकत्ता में लिखी गई 1949 में और हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। यह दीप अकेला जो कि 1952 में प्रकाशित हुई। बावरा अहेरी नामक काव्य संग्रह है, उसमें इसका संकलन किया गया है और ये नई दिल्ली में लिखी गई थी। तो ये कुछ विशेष चीजें हैं, हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर पाए। इसके बाद उनकी फेमस कविता है असाध्य बीड़ा जो कि लंबी कविता के रूप में आती है, जैसा कि आपने इसके पहले देखा निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, उसी की श्रेणी में ये भी कविता आती है असाध्य बीड़ा जो कि आंगन के पार द्वार में संकलित है। सन 1961 में प्रकाशन हुआ। अल्मोड़ा के यात्रा के दौरान अज्ञे ने इसको लिखा है और ये भी कहा जाता है कि ये जापानी या फिर चीनी लोक गाथा पर आधारित है। ठीक है, तो असाध्य बीड़ा आपके सिलेबस में है, बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़िए और आगे भी इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि बहुत ही मोटिवेट करने वाली। अगली जो कविता है कितनी नावों में कितनी बार जो कि 1966 में प्रकाशित हुई और इसका जो संकलन है कितनी नावों में कितनी बार, तो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, उसी में संकलित है जिस नाम से कविता है। याद करने वाली चीज़ है कि सन 1978 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अज्ञे को साहित्य अकादमी भी मिला और ज्ञानपीठ भी मिला था। तो ज्ञानपीठ का आपने देख लिया, कमेंट्स कर जरूर बताइए कि अज्ञे को साहित्य अकादमी किस रचना पे मिला हुआ था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अगले कवि के ऊपर जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की दो कविताएं आपको पढ़नी है सिलेबस में, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। और मार्के की बात यह है कि गीत फरोश में ही ये दोनों कविताएं संकलित हैं, तो बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप गीत फरोश को ध्यान में रखें, चाहे वो सतपुड़ा के जंगल पूछ लिया जाए चाहे गीत फरोश। हो सकता है कि इसमें से ज्यादा चांसेज हैं कि सतपुड़ा के जंगल पूछ लिया जाए कि किस काव्य संग्रह में है, तो गीत फरोश में, और सन 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का हो गया। अगले जो बहुत ही फेमस कवि हैं मुक्तिबोध, जिनकी की 3 कविताओं को आपको पढ़ना है और उन तीनों कविताओं की कुछ कुछ फेमस चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखना है। ब्रह्म राक्षस जो कि कवि नामक पत्रिका में, यहाँ पर कवि नामक पत्रिका में सन 1957 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलकर चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था काव्य संग्रह के तौर पर, उसी में संकलित है ब्रह्म राक्षस। दूसरी कविता है भूल गलती जो कि कल्पना नामक पत्रिका में सन 1964 में प्रकाशित की गई थी, चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। तीसरी कविता है जो कि बहुत ही फेमस कविता है मुक्तिबोध की, अंधेरे में, जिसका की प्रकाशन कल्पना में सन 1964 ईस्वी में हुआ था और चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। तो आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध की जो तीनों कविताएं ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में, तीनों चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। हालांकि चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित होने से पहले वो अलग अलग पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी थी, जिसमें कि कवि, कल्पना फेमस पत्रिकाएं रही। अंधेरे में कविता लंबी कविता के तौर पर जानी जाती है और फैंटेसी के रूप में ये लिखी गई है। इसमें कुल 8 खंड हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि इसका पुराना नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में, बाद में इसको छोटा कर दिया गया और अंधेरे में नाम से प्रकाशित कर दिया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंधेरे में का प्रथम नाम क्या था या फिर पुराना नाम क्या था, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अगले जो कवि हैं धूमिल। धूमिल की भी 4 कविताएं आपको पाठ्यक्रम में पढ़नी है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। ठीक है, नक्सलवाड़ी जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ, संसद से सड़क तक नामक काव्य संग्रह में संकलित है। दूसरी कविता है मोचीराम, मोचीराम भी 1972 में संसद से सड़क तक में संकलित की गई है। अकाल दर्शन यानी कि ऊपर की जितनी भी तीनों कविताएं आप देख रहे हैं
सन 1972 में प्रकाशित हुई। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में। बस अंतर किस काव्य संग्रह में है? रोटी और संसद। बस आपको ध्यान में रखना है कि रोटी और संसद नाम की जो कविता है वो संसद से सड़क तक में नहीं है, बल्कि कल सुनना मुझे नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई है, धूमिल। तो आपको बस इसमें से एक ही को ध्यान में रखना है, रोटी और संसद को। 1977 में ये प्रकाशित हुई थी। आप देख रहे हैं कि अकाल और उसके बाद नाम से नागार्जुन ने लिखा था, और यहाँ पर अकाल दर्शन नाम से लिखा है धूमिल ने। तो मिलते जुलते ये शीर्षक हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन किस कवि की है। तो यहाँ पर धूमिल की कविताओं, काव्य संग्रहों, प्रकाशन वर्षों को आपने देख लिया। तो उम्मीद है कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आधुनिक काल के जितने भी कवि महत्वपूर्ण रहे हैं, कविताएं महत्वपूर्ण रही हैं, और उनके काव्य संग्रहों का क्लियर पता चला है, उसको हमने यहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल से जितने संख्या में आप सभी जुड़ेंगे उतना बेहतर होगा, उतना ही हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।